हेडिंग डालिए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साउंड की इंटेंसिटी के लिए। इंटेंसिटी का जनरली यूनिट क्या होता है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन साउंड की इंटेंसिटी को हम लोग डेसिबल में भी रीड करते हैं। तो हेडिंग डालें साउंड लेवल इन डेसिबल। साउंड लेवल इन डेसिबल। साउंड लेवल इन डेसिबल। तो इसमें एक लाइन लिखिए, डिस्कशन ऑफ साउंड लेवल, डिस्कशन ऑफ साउंड लेवल इन डेसिबल, discussion of sound level in decibel relates to a physical measurement, relates to physical measurement of strength of sound, physical measurement of strength of sound, physical measurement of strength of sound। देखिए साउंड की जो इंटेंसिटी है उसकी यूनिट तो होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। लेकिन हम उसके इक्विवेलेंट एक यूनिट पढ़ते हैं यहाँ पे, क्या? डेसिबल। यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर को ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? डेसिबल में। तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो एल मतलब लाउडनेस, एल मतलब साउंड का लाउडनेस, या कुछ लोग इसी को बीटा से लिखते हैं, और ये होता है 10 log बेस 10 आई बाई आई नॉट। यानी हम किसी भी इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर को डेसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब समझें, जो आई नॉट है इसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस इंटेंसिटी। आई नॉट जो है वो रेफरेंस इंटेंसिटी है। आई नॉट इज रेफरेंस इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू जीरो डेसिबल, corresponding to 0 decibel, right? corresponding to 0 decibel। तो आई नॉट जो है वो रेफरेंस इंटेंसिटी है करस्पॉन्डिंग टू 0 डेसिबल, और आई नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आई नॉट है 1 इंटू 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, राइट? तो मतलब समझो क्या है, ये आई नॉट फिक्स है। तो आई को अगर हम आई नॉट के बराबर रख दें, समझना बात को, तो ये log 1 होगा। log 1 की वैल्यू 0। तो बताओ वो लाउडनेस कितना आएगा? 0। यानी अगर साउंड की इंटेंसिटी 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग डेसिबल में कितना होगा? 0, राइट? तो हमने क्या किया, वॉट पर मीटर स्क्वायर को इक्विवेलेंट बनाया किसके? डेसिबल के। यानी 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 0 डेसिबल, राइट? अब समझिए जरा, तो यहां पे आई क्या है? आई को भी लिख लो, इंटेंसिटी इन वॉट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी इन वॉट पर मीटर स्क्वायर टू विच वॉट पर मीटर स्क्वायर टू विच द साउंड लेवल L corresponds in decibel, right? यानी आई के करस्पॉन्डिंग हमें डेसिबल निकालना होगा, राइट? कोई प्रॉब्लम? आई नॉट एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद करना है कितना लेना है, 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और वॉट पर मीटर स्क्वायर को, साउंड की इंटेंसिटी को, लाउडनेस को वॉट पर मीटर स्क्वायर को डेसिबल में कन्वर्ट करने का तरीका है एल या बीटा इक्वल टू 10 log आई बाई आई नॉट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो 10 की पावर -12 डेसिबल इज, वो 10 टू पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डेसिबल, राइट? मैं तुमसे ऐसे कहूं कि साउंड लेवल करस्पॉन्डिंग टू
साउंड लेवल करस्पॉन्डिंग टू 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बताओ चलिए, अगर साउंड की इंटेंसिटी 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है तो उसके इक्विवेलेंट कितने डेसिबल होगा? तो चलिए निकालते हैं। तो बताओ एल बराबर या बीटा बराबर कितना आएगा? 10 लॉग आई कितना 1 अपॉन 10 टू द पावर -12। क्या ये 12 आएगा? तो एल इक्वल टू 120 डेसिबल। बोलो भाई। इसको हमने कैसे लिखा है? 10 लॉग 10 टू द पावर 12। क्यों? पावर बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 12 इंटू 10 120 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 120 डेसिबल। यानी 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 120 डेसिबल। राइट, नोट करिए इसको। अब देखिए जरा, अगर हम आपसे कहें हमारे पास दो इंटेंसिटी है साउंड की, एक I1 और एक I2, तो उन दोनों के इक्विवेलेंट जो डेसिबल होगा L1 और L2। तो पहले तो ये क्लियर है कि डेसिबल क्या चीज है। ये साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने का एक तरीका है जिसमें हम वॉट पर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? डेसिबल में। और 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डेसिबल, और 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 120 डेसिबल। अब ये भी निकाला। तो क्या हम किसी भी वॉट पर मीटर स्क्वायर को डेसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बड़े आराम से। मान लो तुमसे कहें I1 इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो डेसिबल होगा वो 10 लॉग I1 अपॉन I0 होगा। अच्छा, I2 के करस्पॉन्डिंग L2 क्या होगा? 10 लॉग I2 अपॉन I0 होगा। तो बताओ L2 माइनस L1 क्या हो जाएगा? L2 माइनस L1, तो 10 कॉमन ले लो यार। ये हो गया लॉग I2 अपॉन I0 माइनस लॉग I1 अपॉन I0। क्यों भाई? सही है। तो ये बताओ L2 माइनस L1, उन दोनों डेसिबल का डिफरेंस क्या आएगा? बताओ 10 लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लॉग ए अपॉन बी। तो क्या ये लॉग I2 बाई I1 हो जाएगा? देख लीजिए। यानी L2 माइनस L1 हो जाएगा 10 लॉग I2 बाई I1। राइट, जहां पर L2 क्या? डेसिबल करस्पॉन्डिंग टू I2 इंटेंसिटी, L1 क्या? डेसिबल करस्पॉन्डिंग टू I1 इंटेंसिटी। सवाल लिखिए इस पर एक। कैलकुलेट द साउंड लेवल in decibel calculate the sound level in decibel of a sound wave that has an intensity of 4 microwatt per meter square। 4 microwatt per meter square। अब बताइए, सवाल लिखिए। सवाल लिख लिया? करिए जल्दी से। कह रहे कैलकुलेट साउंड लेवल इन डेसिबल ऑफ ए साउंड वेव दैट हैज एन इंटेंसिटी ऑफ 4 माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो बहुत आसान है। आई की वैल्यू कितनी है? 4 माइक्रो वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई बराबर 4 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, और ये वॉट पर मीटर स्क्वायर ये आएगा। तो चलिए अब हम निकालने चले इंटेंसिटी, लाउडनेस। तो एल बराबर 10 लॉग बेस 10 आई बाई I0, ये आ जाएगा। तो एल बराबर 10 लॉग बेस 10, आई की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10 की पावर -6, I0 की वैल्यू 1 इंटू 10 टू पावर -12, ये था। ठीक है, तो बताओ जरा ये क्या आ रहा है? एल बराबर 10 लॉग
बेस 10, 4 इंटू 10 की पावर 6, ये आ रहा है। तो इसे बताइए आप, क्या ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू लॉग बेस 10 2 इंटू 10 की पावर 3 की पावर 2, 2 बाहर कर लो तो L बराबर ये हो गया 20 लॉग बेस 10 2 इंटू 10 की पावर 3। क्यों? देख लीजिए भाई, अब हम लोग इसको 20, इसे देखो लिख सकते हैं log 2 प्लस log बेस 10 10 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लाउडनेस आ गया देखो 20 टाइम्स log 2 की वैल्यू बताओ, log 2 बेस 10 की वैल्यू 0.3010 प्लस, और ये होता 3 log 10 बेस 10 1 हो जाएगा ये। तो ये देखो लाउडनेस आया 20 टाइम्स, ये बताओ 3.3 क्यों? तो ये 3366 डेसिबल, आंसर 66 डेसिबल। राइट? चलिए अगला सवाल लिखें, साउंड विद इंटेंसिटी larger than larger than 120 decibel appear painful to a person, राइट? कह रहा है किसी आदमी के कान को साउंड की इंटेंसिटी 120 डेसिबल से ज्यादा पेनफुल नजर आती। 120 डेसिबल का मतलब कितने वॉट पर मीटर स्क्वायर? 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यानी साउंड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर मेरे कान पर अगर 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड पहुंचेगा तो ये मुझे पेनफुल होगा। राइट? फुल स्टॉप वाले लिखें, ए स्मॉल स्पीकर deliver 2 watt of audio output, deliver 2 watt of audio output, ठीक है? फुल स्टॉप वाले लगे, हाउ क्लोज कैन द पर्सन get to the speaker without hurting his ears, राइट? यानी उसके कान को हर्ट किए बिना। तो वो कितना क्लोज जा सकता है? पहले तो इस सवाल को चलो करते हैं, दूसरा पार्ट भी लिख ही लो इसी में। सेकंड पार्ट, इफ द साउंड लेवल in a room is increasing from 50 decibel to 60 decibel, 50 decibel to 60 decibel, कॉमा करके लिखें, by what factor is pressure amplitude is increased, by what factor is pressure amplitude is increased, right? by what factor pressure amplitude is increased। तो पहले तो ये बताइए, सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं। हमारा ये जो स्पीकर है, जो हम लाए हैं एक स्पीकर, ये जो साउंड जनरेट कर रहा है
उसकी इंटेंसिटी, उसकी पावर कितनी, पावर 2 वॉट का पावर डेवलप कर रहा है ये, राइट। पावर डिलीवर्ड बाय स्पीकर 2 वॉट। कह रहे हैं एक आदमी जैसे जैसे इसके पास आएगा उसके कान में पहुंचने वाले साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। और पेनफुल कहां पे है, 120 डेसिबल का मतलब 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो हमने कहा वो इससे क्लोज आर दूरी तक आ सकता है, मान लो यहां तक। जब वो यहां आ गया तो उसके कान में, ये उसका कान समझ लीजिए, उसके कान में जो इंटेंसिटी पहुंच रही है वो कितनी पहुंच रही है, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, या कितने डेसिबल, 120 डेसिबल। क्योंकि अभी अभी मैंने सिखाया था 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 120 डेसिबल। तो आप हमें एक बात बताओ, इस जगह पे इंटेंसिटी कैसे निकाली जाए। तो तुम बताओ, अगर एक पॉइंट सोर्स है, स्पीकर है, और ये साउंड जनरेट कर रहा है, तो साउंड 3D में फैलेगा। 3D में फैलेगा तो इसका बताओ डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल रीजन में होगा। तो अगर हमें इससे आर दूरी पर इंटेंसिटी निकालनी है तो इंटेंसिटी क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। बताओ पावर कितना था, अभी रख देंगे वैल्यू, एरिया कितना, 4/r²। इसकी इंटेंसिटी स्फेरिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आर दूरी पर हमें जो इंटेंसिटी मिलेगा वो पावर अपॉन स्फेरिकल एरिया। तो बताओ यहां से इंटेंसिटी की वैल्यू, पावर कितना है, 2 वॉट, एरिया बोलो 4/r हमको निकालना है, ये तो निकालना है। और यही इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाए, 1 वॉट के। तो बताओ इसको 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर के बराबर कर दो यार। तो यहां से देखो जरा, ये कट गया, 1/2 पाई बराबर r²। ठीक है, r बराबर 1/√2 पाई, ये क्या निकल के आया, मीटर। r इक्वल टू 1/√2 पाई मीटर। इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, ये आएगा 0.4 मीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.4 मीटर। अगले पार्ट में क्या पूछा है, साउंड लेवल किसी कमरे में 50 डेसिबल से 60 डेसिबल इंक्रीज कर गया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उसका प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना बढ़ जाएगा साउंड का, राइट। तो पहले तो एक काम करो, अभी अभी हमने एक चीज सीखा था कि L2 माइनस L1, सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं। L2 माइनस L1 बराबर क्या आया था, बोलो 10 log बेस 10 I2/I1। ठीक है, तो बताओ कहां से कहां इंक्रीज किया, तो ये कितना हुआ 60, ये कितना हुआ 50 डेसिबल, ये डेसिबल में है। तो यहां से देखो 10 log बेस 10 I2/I1। ठीक है, तो बताओ ये कितना हुआ 10, 10 से 10 कटा 1, और ये हुआ देखो log बेस 10 I2/I1। तो यहां से I2/I1 कितना आएगा, I2/I1 आएगा 10 की पावर 1, ये आया हमारा I2/I1 10 की पावर 1। तो सोचो अब जरा, ये इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर का है। किसी की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर साउंड की इंटेंसिटी तो प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो बताओ प्रेशर एम्पलीट्यूड सेकंड केस में और प्रेशर एम्पलीट्यूड फर्स्ट केस में, बताओ बराबर किसके होगा, रूट के अंदर I2/I1। बताओ I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, तो ये ए लिखा है प्रेशर एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो रूट I2/I1। तो आंसर क्या हो जाएगा, √10, ये आंसर हो जाएगा।
हो गया। अब इसी को तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, सेकंड पार्ट को आप चाहे तो ऐसे करें। बताओ पहले लाउडनेस कितना था? 50 डेसिबल। तो 50 बराबर क्या होता था? लॉग 10 लॉग आई बाई आई नॉट। क्यों भाई? तो इसको हम बराबर कर सकते थे 10 लॉग आई बाई आई नॉट। अब आप हैं अगर मैथमेटिक्स स्टूडेंट, आई नॉट कितना था? 10 की पावर -12। थोड़ी मैथमेटिक्स अगर समझदार हैं, ये 50 कब आएगा? जब यहां से 5 बार आएगा। और 5 बार कब आएगा? जब ये 10 की पावर 5 बचेगा। तो ये 10 की पावर 5 कब बचेगा? जब आई की वैल्यू 10 की पावर -7 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई बन रहा होगा 10 की पावर -7। अगली बार बताओ 60 डेसिबल, तो 10 लॉग आई बाई 10 की पावर -12। तो बताओ ये 60 कब आएगा? जब ये 6 आए। और 6 तब आएगा जब अगली बार आई कितना आ जाए? 10 की पावर -6। बोलो तो बताओ I2 अपॉन I1 बराबर हो जाएगा प्रेशर एम्पलीट्यूड पहली दूसरी बार अपॉन पहली बार का स्क्वायर, I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो I2 अपॉन I1 करो, कितना आ रहा है I2 बाई I1? तो यहां से देखो I2 बाई I1 10 की पावर -6 अपॉन 10 की पावर -7 बराबर P02 अपॉन P01 का स्क्वायर। क्या ये 10 की पावर 1 बचा? तो बताओ यहां से आंसर आ चुका है P02 अपॉन P01 बराबर √10। आंसर, ये आंसर हो जाएगा। बोलिए। नोट करिए। अब एटेंड डालिए बीट्स। तो बीट्स क्या होता है पहले ये समझ लो। बीट्स होता है कि मान लीजिए एक साथ दो साउंड के सोर्स साउंड जनरेट कर रहे हैं, दो स्पीकर हैं, एक साथ दो सोर्स साउंड जनरेट कर रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी में है कुछ डिफरेंस। ये ध्यान रहे, फ्रीक्वेंसी में क्या होना चाहिए? डिफरेंस। तो इंटरफियरेंस इन टाइम को बोलते हैं बीट्स। तो दो स्पीकर, उनकी फ्रीक्वेंसी में मान लो डिफरेंस है 4 हर्ट्ज, समझना। मैं हूं सोर्स, तो इधर से साउंड आ रहा है, इधर से साउंड आ रहा है, वो दोनों साउंड यहां पे क्या करा? सुपरपोजिशन। तो हमारे कान में जो साउंड पहुंचेगा वो रिजल्टिंग साउंड होगा, उन दोनों के सुपरपोजिशन के बाद का साउंड होगा। तो ऑब्जर्वर के कान में एक सेकंड में कई बार हमें ऐसा लगता है अचानक से साउंड लाउड हुआ, फिर लगा साउंड गायब हुआ, फिर लगा साउंड लाउड हुआ, फिर साउंड गायब हुआ। तो एक सेकंड में कितनी बार मैंने लाउडनेस को ऑब्जर्व किया, कितनी बार मैंने मैक्सिमम इंटेंसिटी की साउंड को ऑब्जर्व करा, हियर करा विद इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितनी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी की साउंड मेरे कान में पहुंचेगी उसी का नाम है बीट फ्रीक्वेंसी, राइट। और वो निकल के आता है फाइनली, अभी निकालूंगा तो वो निकल के आएगा उन दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस 4 हर्ट्ज है तो मेरे कान में एक सेकंड में इन दोनों की रिजल्टिंग वेव जो बनेगी सुपरपोजिशन के बाद, मेरे कान में एक सेकंड में कितनी बार लाउडनेस सुनाई देगी? 4 बार। ये मतलब है कहने का, राइट। तो पहले तो बीट्स क्या ये समझ लीजिए कि दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है, उनके सुपरपोजिशन के बाद उनसे निकलने वाली जो साउंड वेव है, उनके सुपरपोजिशन के बाद जो वेव बनेगी वो स्टैंडिंग वेव नहीं होगी। वो कैसी वेव होगी? प्रोग्रेसिव वेव। वो आगे बढ़ती हुई वेव होगी और ऑब्जर्वर के कान में जब पहुंचेगी तो एक सेकंड में कोई पर्सन कितनी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी के साउंड को रिसीव करता है, उसी को बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। और वो फाइनली निकल के आता हूं उन दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर। बस इतनी बात है मेन कॉन्सेप्ट, राइट। अब वो अभी मैथमेटिकली हम प्रूव कर देंगे कि बीट फ्रीक्वेंसी उन दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर क्यों आता है, राइट। तो इसमें लिखिए एक लाइन, बीट्स में लिखें वन साइकिल ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, one cycle of maximum and minimum intensity is counted as one beat, is counted as one beat.
ये बात दिमाग में रखिए, पहले जो दो वेव सुपरपोजिशन करेगी तो रिजल्टिंग वेव कैसी होगी, स्टैंडिंग की प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी, कैसी बनेगी, प्रोग्रेसिव। ट्रैवल करके आएगी, तभी तो ऑब्जर्वर के कान में समय के साथ कभी यहां मेरे कान में मैक्सिमा पहुंचा, फिर थोड़ी देर बाद मिनिमा आया, फिर क्या आया, मैक्सिमा। तो मैंने 1 सेकंड में कितनी बार मैक्सिमा को रिसीव करा, उसे हम लोग बोल रहे हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो मैंने बोला बीट्स में 1 साइकिल ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज काउंटेड एज 1 बीट। अब अगली लाइन में लिखिए, हेडिंग में लिखिए, इंटरफियरेंस इन टाइम। इंटरफियरेंस इन टाइम, बताओ इंटरफियरेंस इन पोजीशन को क्या बोलते थे, इंटरफेरेंस इन पोजीशन को बोलते थे स्टैंडिंग वेव। उसमें याद करो एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ, स्टैंडिंग वेव का जो फंक्शन आता था उसमें एम्पलीट्यूड फंक्शन होता था किसका, एक्स का। यहां एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ टाइम होगा, राइट। तो इंटरफियरेंस इन टाइम में लिखिए, बीटिंग इज द पीरियोडिक वेरिएशन, बीटिंग इज द पीरियोडिक वेरिएशन, बीटिंग इज द पीरियोडिक वेरिएशन in amplitude, beating is the periodic variation in amplitude at a given point, at a given point, at a given point due to superposition of, at a given point due to superposition of, due to superposition of two wave, due to superposition of two wave, due to superposition of two wave of slightly different frequency, of slightly different frequency, right। कोई प्रॉब्लम, पैराग्राफ चेंज करके लिखें, द नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड मैक्सिमा, द नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड मैक्सिमा 1 हीयर पर सेकेंड, 1 हीयर्स पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कोई भी कितने मैक्सिमा रिसीव करेगा, द नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड मैक्सिमा 1 हीयर्स पर सेकेंड, और बीट फ्रीक्वेंसी, और उसी का नाम क्या, बीट फ्रीक्वेंसी, और बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू difference in frequency, is equal to difference in frequency between two sources, is equal to difference in frequency between two sources, right। तो समझिए जरा, मान लो हम तुमसे कहें एक वेव है y1 इक्वल टू a cos k1x माइनस ω1t, और दूसरी वेव है y2 इक्वल टू a cos k2x माइनस ω2t। तो बताओ इनका ओमेगा सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग। तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा, तो यहां बीट्स देखने को मिलेगा। तो जब इनका सुपरपोजिशन होगा तो जो रिजल्टिंग वेव मिलेगी वो कैसी वेव होगी, प्रोग्रेसिव है। और उस प्रोग्रेसिव वेव में मैक्सिमा भी होंगे और मिनिमा भी होंगे, और किसी ऑब्जर्वर के कान में 1 सेकंड में कितने मैक्सिमा एंटर करते हैं उसी का नाम है बीट फ्रीक्वेंसी, राइट। तो सुनिए ध्यान से, तो पहले अभी हम इसका मैथमेटिकल पार्ट अभी करेंगे, लेकिन पहले हम तुम्हें ये समझाते हैं। इधर देखिए कि मान लो इनका जो रिजल्टिंग वेव बन के आता है वो कुछ ऐसा बन के आता है, अभी दिखाते हैं करके, ठीक है। ये कौन सी वेव की इक्वेशन लिखी है, ये कौन सी वेव की इक्वेशन लिखी है, लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव। ये क्या दो लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव है, और इनके सुपरपोजिशन के बाद भी लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव ही बन के आएगी। बस फर्क उसमें इतना होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा अब वो फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ टाइम का क्या मतलब है, किसी जगह पर मान लो यहां पर ये ऑब्जर्वर का कान है, ये कान है किसी का, ठीक, ये ऑब्जर्वर है, और ये पोजीशन हम लोग मान लो बोल दे रहे हैं x बराबर 0, आसान कैलकुलेशन करने के लिए। ये मान लो x बराबर 0 है, ठीक। इसका मतलब इसी x पर कभी एम्पलीट्यूड समय के साथ वेरी करेगा, यानी जो रिजल्टिंग साउंड आएगा वो इसी जगह पर कभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करेगा, कभी मिनिमम करेगा। तो 1 सेकंड में इसके कान में कितनी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का साउंड एंटर करा, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी। तो जो रिजल्टिंग वेव आता है वो कुछ इस तरीके का आता है बेटा, देखो ऐसा। ये हम इनके सुपरपोजिशन के बाद रिजल्टिंग वेव दिखा रहे हैं।
ऐसे। तो देखिए ये रिजल्टिंग वेव कुछ ऐसा होता है, ऐसे। तो ये बताओ एम्पलीट्यूड का क्या है, मैक्सिमा, ये भी क्या है, मैक्सिमा। तो जो रिजल्टिंग वेव बनता है वो आगे बढ़ता हुआ प्रोग्रेसिव वेव बनेगा। ये बाई आर है जो कि हम दिखा रहे हैं किससे, बाई 1 प्लस बाई 2 से। तो ये कैसी वेव बनेगी, प्रोग्रेसिव वेव। पूरी बात समझ लो अच्छे से, प्रोग्रेसिव वेव। ये किसका प्रोग्रेसिव वेव है, साउंड का। तो कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगा, अगर साउंड का वेव है तो कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगा, विद स्पीड ऑफ साउंड, जो कि 330 मीटर पर सेकेंड या 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि सवाल में दिया जाए। तो बताओ जब दो ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस होता है, उनके सुपरपोजिशन के बाद जो प्रोग्रेसिव वेव बनता है वो साउंड का ही तो प्रोग्रेसिव वेव है, और वो साउंड की स्पीड से ट्रेवल करता है। बस फर्क इतना है, अब उसमें किसी जगह पर एम्पलीट्यूड, कभी देखो ये मैक्सिमा यहां पहुंचेगा, कभी ये मिनिमा यहां पहुंचेगा, कभी फिर मैक्सिमा पहुंचेगा। तो एक ही जगह पर एम्पलीट्यूड समय के साथ वेरी कर रहा है, यानी इनका रिजल्टिंग जो पैटर्न आएगा उसमें एम्पलीट्यूड विल बी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, राइट। तो ये ऑब्जर्वर ने ये साउंड पैटर्न आ रहा है, मतलब ये साउंड पैटर्न सुपरपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये मैक्सिमा कभी इसके कान में एंटर करा, थोड़ी देर बाद ये वाला मैक्सिमा एंटर करेगा, फिर कोई अगला मैक्सिमा एंटर करेगा। तो एक सेकंड में अगर इसने 5 मैक्सिमा अंदर कर लिए तो इसने बताओ साउंड की इंटेंसिटी या लाउडनेस को कितनी बार सुना, 5 बार। उसी का नाम है बीट फ्रीक्वेंसी, राइट। तो जो रिजल्टिंग वेव आता है वो प्रोग्रेसिव वेव है और वो साउंड की स्पीड से ट्रेवल करता है, और उसमें ऑब्जर्वर के कान में नंबर ऑफ मैक्सिमा पर सेकेंड जो एंटर करते हैं वो कितने होते हैं, उसी का नाम है एफ बीट। और वो एफ बीट मैथमेटिकली निकल के क्या आता है, F1 माइनस F2, या ऐसे लिखते हैं F1 माइनस F2 में जो बड़ा हो उसमें से घटा दीजिए, राइट। अब सुनिए, अच्छा जो वेव बन के आती प्रोग्रेसिव वेव, उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एवरेज फ्रीक्वेंसी होती है उन दोनों का, F1 प्लस F2 बाई 2। यानी मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि जो दो प्रोग्रेसिव वेव का सुपरपोजिशन होता है उनका जो रिजल्टिंग वेव बनता है, उस रिजल्टिंग वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F1 प्लस F2 बाई 2, और वो वेव ट्रेवल करता है विद स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन उस रिजल्टिंग वेव में कहीं मैक्सिमा, कहीं मिनिमा, कहीं मैक्सिमा, ऐसे ये पैटर्न पूरा आगे बढ़ रहा है। तो कोई रास्ते में एक आदमी खड़ा है, तो उसके कान में जब वो पैटर्न पहुंचा तो एक सेकंड में उसने अगर 4 बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को अपने कान में अंदर करा तो वो 4 बार लाउडनेस को सुनेगा, और हम कहेंगे ये बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। और वो मैथमेटिकली उन दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होता है, राइट। अब समझना जरा, इसको मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूं। तो पहले तो हम फॉर्मूला एकदम क्लियर कर दें कि एफ बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हुआ, F1 माइनस F2, उन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। टाइम पीरियड बीट का क्या होगा, 1 अपॉन बीट फ्रीक्वेंसी, क्यों भाई, टाइम पीरियड ऑफ बीट क्या होगा, 1 अपॉन एफ बीट, तो 1 अपॉन F1 माइनस F2। तो 1 अपॉन F1 को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये हो जाएगा T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1, ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। कोई प्रॉब्लम। अब सुनिए, अब अगर हम कहें तुमसे ये दो रिजल्टिंग वेव थी जी, ये दो प्रोग्रेसिव वेव था, इनका हमें सुपरपोजिशन कराना है, और मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो वेव बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी और वो प्रोग्रेसिव वेव होगी। बताओ जरा। अब देखो ये थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट है, हम इसे थोड़ा आसान करना चाहें तो हम कहां पर डिस्कशन करना है, एक्स बराबर, एक्स को 0 रख दो, एक्स को 0 रख दो, तो एक वेव क्या हो जाएगी, एक्स बराबर 0 हमने रख दिया, क्योंकि हमें डिस्कशन करना है ऑब्जर्वर की पोजीशन पे। तो इन दोनों का पहले हम सुपरपोजिशन कराएं, फिर एक्स को 0 रखें, तो पहले रख दे रहे हैं। एक्स को 0 रखो तो y1 क्या हो गया, a cos ओमेगा 1t, माइनस का कोसाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस कैसा फंक्शन, इवन की ऑड, इवन फंक्शन। ये हो जाएगा a cos ओमेगा 2t। बोलो भाई। अब हम करने चले इनका सुपरपोजिशन y r, तो ये बनेगा y1 प्लस y2,
ए कॉमन ले लो, तो ये हो गया cos 2 पाई f1t प्लस cos ओमेगा 2 को लिख दिया 2 पाई f2t। ठीक, तो बताओ ये बन गया cos c प्लस cos d का फार्मूला। क्या होता है cos c प्लस cos d? 2 cos, क्या दोनों cos होते हैं? 2 cos c माइनस d बाई 2। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, पाई f1 माइनस f2 इंटू टी। देख लो 2 कट गया, कोई दिक्कत है क्या? और बताओ एक क्या बनेगा, इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ये बनेगा पाई, सही है ना, पाई f1 प्लस f2 इंटू टी। देख लो 2 तो डिवाइड में आया ना। अरे भाई c प्लस डी बाई 2, तो 2 से 2 नहीं कट जाएगा। अब सुनो ध्यान, तुम कहो सर ये पहले क्यों लिखा, थोड़ी हम समझाना चाहते। ये जो पार्ट है y रिजल्टेंट 2a cos पाई f1 माइनस f2 इंटू टी इंटू कॉस पाई f1 प्लस f2 इंटू टी, ये जो पार्ट है दिस इज एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड पार्ट है। और ये हमारा प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करता है। तुम कहो कैसे सर, प्रोग्रेसिव में तो x और t के बीच में साइन होता था, यहां तो x दिख ही नहीं रहा। x है तुम्हें दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि x को तुमने क्या रखा है, 0। तुम कहो सर अगर ना रखते ये तो क्या होता, तो सोचो क्या होता, जब तुम c माइनस डी करते तो kx वाला टर्म कट जाता, लेकिन जब c प्लस डी करते तो kx वाला टर्म होता। बोलो भाई, पर बाद में x को 0 रखते। यार समझे कि नहीं? बात समझ रहे हैं? तो यहां पे हम k1x प्लस k2x भी तो होता, तो x को बाद में 0 रख दिया तो वो गायब हो गया। तो ये प्रोग्रेसिव टर्म है और ये ऑसिलेटिंग टर्म है जो एम्पलीट्यूड है। तो बताओ एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन है, टाइम का। और ये हमारे रिप्रेजेंट करेगा किसको, प्रोग्रेसिव वेव को। ये वास्तव में kx माइनस ओमेगा टी टाइप का है या kx प्लस ओमेगा टी जो भी है। प्रोग्रेसिव वेव, जरा जवाब देना, इस प्रोग्रेसिव वेव में ओमेगा की वैल्यू क्या है, ये लिखिए। तो ओमेगा ऑफ वेव, वेव का ओमेगा क्या आ रहा है आपके हिसाब से, आया पाई f1 प्लस f2। ये होता है 2 पाई f, ये f वेव का, ये आ गया पाई f1 प्लस f2। तो यहां से बताओ जरा, ये हटा दे इधर, हो गया ये पूरा, ये बनाया है, नहीं बनाइए बनाइए। और ये बताओ यहां से एफ वेव, तो जो एफ वेव आया इधर देखिए जरा क्या आ रहा है, पाई से पाई कट गया, f1 प्लस f2 बाई 2। देखो मैंने यही तो कहा था कि जो वेव की फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी निकल के आई, f1 प्लस f2 बाई 2। तो ये कैसा वेव है, स्टैंडिंग की प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। तो जो रिजल्टिंग पैटर्न आया वो अपने आप में एक वेव है, और उस वेव का फ्रीक्वेंसी कितना है, f1 प्लस f2 बाई 2, प्रोग्रेसिव वेव, राइट। अब ध्यान दो,
पहले नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। अब हमें ये पता करना है बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या है कि इस जगह पर x बराबर 0 पर कितनी बार एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ। एम्पलीट्यूड यार ये है, तो ये पता कर लो ये 1 सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम होता है, आंसर आ जाएगा। तो जरा बताना, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, और मैं जानता हूं आपको मैथमेटिक्स आती है, बहुत बढ़िया आती है। अब ध्यान दो, ये है वो एम्पलीट्यूड पार्ट, ध्यान देना जरा। क्या तुमको ये पता है कि कॉस का पीरियड कितना होता है, कॉस थीटा का 2 पाई पीरियड। कॉस के थीटा का पीरियड 2 पाई बाई के। अच्छे समझ लीजिए, कॉस का पीरियड 2 पाई होता है और कॉस के थीटा का पीरियड 2 पाई बाई के। तो देखो यहां कॉस थीटा ही तो लिखा है, तो इसका पीरियड, तो देखो जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है पाई, सॉरी 2a कॉस पाई f1 माइनस f2 इंटू टी, ये आ रहा है। इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड चलो बताओ, 2 पाई अपॉन दिस वैल्यू पाई f1 माइनस f2, पाई से पाई कट गया, 2 अपॉन f1 माइनस f2 सेकेंड, ये पीरियड है। कॉस का ये पीरियड हर इतने सेकंड के बाद कॉस अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब बताओ क्या मतलब हुआ, कॉस एक पीरियड में कितनी बार मैक्सिमम होता है, पहले बताओ। ये कॉस का पीरियड आया, ठीक, तो अगर हम तुमसे कहें कि इतने सेकंड में कॉस का हर बार वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, राइट। तो अगर हम ये बोलें कि क्या नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी एक ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड का इतने सेकंड में हो रहा है, पीरियड का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन नहीं, एम्पलीट्यूड वो टाइम पीरियड का मतलब कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का समय, यानी इसके फंक्शन का एक ऑसिलेशन इतने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। तो एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन किसके, नंबर ऑफ ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड के, क्योंकि एम्पलीट्यूड देखो ये कोसाइन फंक्शन की ऑसिलेटिंग टर्म है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड पर सेकेंड, बताओ भाई इतने सेकंड में एक ऑसिलेशन, तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन, यस, तो ये आएगा f1 माइनस f2 बाई 2। बोलो भाई, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड पर सेकेंड, बहुत अच्छे समझ लो, कोसाइन का ग्राफ है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ये फंक्शन एक ऑसिलेशन करने में इतना समय ले रहा है, तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन, ये आ गए। हर ऑसिलेशन में कोसाइन का ग्राफ याद है, कोसाइन ग्राफ ये होता है। तो एक ऑसिलेशन में ये कितने बार मैक्सिमम होता है, 2 बार। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑफ एम्पलीट्यूड पर सेकेंड, नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑफ एम्पलीट्यूड पर सेकेंड कितना होगा, इतने ऑसिलेशन पर सेकेंड हो रहे हैं, हर एक ऑसिलेशन में 2 बार मैक्सिमम हो रहा है। तो बताओ एक सेकंड में कितने मैक्सिमा, f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू 2। बोलो भाई, क्योंकि कोसाइन हर एक ऑसिलेशन में 2 बार मैक्सिमम पकड़ रहा है, तो बताओ इतने ऑसिलेशन है, मैं कहूँ एक सेकंड में 4 ऑसिलेशन हो रहे हैं कोसाइन के, हर ऑसिलेशन में 2 बार मैक्सिमम है, तो 4 सेकंड में 8 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2, तो बताओ इसी का नाम तो एफ बीट है। जितने नंबर ऑफ मैक्सिमा पर सेकंड सुनाई दे रहे हैं उसी का नाम तो बीट फ्रीक्वेंसी है। वो किसके बराबर आ गया, f1 माइनस f2 के बराबर। नोट करिए, कुछ पॉइंट्स लिखिए। पहला पॉइंट लिखें, इफ वन ट्यूनिंग फॉर्क
if one tuning fork vibrates at if one tuning fork vibrates at 438 hertz, if one tuning fork vibrates at 438 hertz and second one vibrate at 442 hertz and second one vibrate at 442 hertz, right? Then resultant progressive sound wave then resultant progressive sound wave has a frequency कितना होगा? बताओ, इनके रिजल्टेंट जो प्रोग्रेसिव साउंड वेव बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज, 440 हर्ट्ज, इन दोनों का मीन f1 प्लस f2 बाई 2, 440 हर्ट्ज एंड इंटेंसिटी मैक्सिमम कितने टाइम्स? 4 टाइम्स एवरी सेकेंड एंड इंटेंसिटी मैक्सिमम 4 टाइम्स एवरी सेकेंड। क्लियर है? राइट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, if f1 equal to f2 if f1 बराबर f2, क्या मतलब इस बात का? बीट फ्रीक्वेंसी कितना? 0। इसका क्या मतलब कि दो स्पीकर बज रहे हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी 0, तो बीट फ्रीक्वेंसी 0, मतलब मुझे उस रिजल्टिंग साउंड में एक बार भी मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस नहीं चाहिए, मतलब साउंड जो मिलेगा वो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का। ये तो मतलब हुआ, उसमें बीट्स है ही नहीं। बीट्स क्या है? साउंड की इंटेंसिटी का फ्लक्चुएशन, और वो तभी आएगा जब दो साउंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी में साउंड जनरेट करेंगे। तो लिखें, इफ f1 बराबर f2, बीट विल डिसअपियर and sound of uniform intensity will be produced. Sound of uniform intensity will be produced. अगला पॉइंट लिखा है, अगला पॉइंट, when prongs of ट्यूनिंग फॉर्क के जो prong होते हैं, when prong of tuning fork are loaded with backs मतलब मोम लगा देते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, तो इसके prong में हम बैक्सिंग करते हैं अगर, तो विद बैक्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अगला पॉइंट, when prongs are filed, फाइलिंग समझते हैं क्या? बताओ। हाँ, शार्प करना, घिस दिया उनको, ठीक, उनकी एजेस को घिस दिया तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। कभी ऐसे न्यूमेरिकल मिलेगा कि prong की फाइलिंग किया या बैक्सिंग किया। when prongs are filed, its frequency increases। ठीक है। अगला पॉइंट लिखें, if beat frequency is not whole number
beat frequency is not whole number, comma, don't round off to the nearest integer. Don't round off to the nearest integer. Don't round off to the nearest integer. That is, if beat frequency is, if beat frequency is 2.2 hertz, that is, if beat frequency is 2.2 hertz, 2.2 hertz, comma, in 5 seconds, beat will be, in 5 seconds beats will be कितना? 11, not 10. समझो मतलब कहने का क्या है, विल बी 11 नॉट 10. कई बार ऐसा तुम्हारा आंसर बीट फ्रीक्वेंसी है 2.2 हर्ट्ज, इसका मतलब 1 सेकंड में उसे 2 बार तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, और 0.2 का मतलब ये है कि तीसरा मैक्सिमम उसके कान तक अभी नहीं पहुंच पाया, राइट. लेकिन वो मुझसे कहते हैं 5 सेकंड बताओ कितना, तो ये ना कहते ना कि बीट फ्रीक्वेंसी राउंड अप करके 2 बोल दो, फिर कहें 5 सेकंड बताओ, तो तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा? 10. जबकि सच्चाई क्या, 5 सेकंड में कितनी बार लाउडनेस सुनाई देगी? 11 बार, राइट. तो राउंड ऑफ नहीं करेंगे. सवाल लिखिए, एक क्वेश्चन लिखें. ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, a tuning fork of unknown frequency when sounded with another frequency 256 hertz, when sounded with another frequency 256 hertz gives 4 beats per second, gives 4 beats per second, and when loaded with certain amount of wax, it is again found to give 4 beats. It is again found to give 4 beats. Find unknown frequency. ठीक है. सवाल बताओ क्या है. एक अननोन फ्रीक्वेंसी है और एक है 256 हर्ट्ज. 2 ट्यूनिंग फॉर्क हैं. हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है 256 का, और ये एक अननोन जिसको हमने एफ मान लिया. इनके बीच में कितना बीट्स आ रहा है? तो 2 संभावना है, या तो 256 माइनस एफ बराबर 4, या फिर एफ माइनस 256 बराबर 4. इन दोनों में कोई एक बात है. इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि जब हमने इसका वैक्सिंग करा तो फिर बीट्स 4 ही आया. तो सोचो, अगर इसका वैक्सिंग करेंगे तो एफ की वैल्यू कम होगी. तो आफ्टर वैक्सिंग, सोचना, आफ्टर वैक्सिंग एफ बताओ डिक्रीज करने जा रहा है. तो अगर एफ घटा, तो अगर ये हुआ, तो ये एफ अगर घटेगा तो ये डिफरेंस 4 से ज्यादा आएगा. जबकि उन्होंने क्या बोला, बीट कितना आ रहा है, तो ये संभावना नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल. अब इधर चेक करो, इसका लिए ये सही है. तो बिफोर वैक्सिंग उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी? बिफोर वैक्सिंग रही होगी फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज. समझना. आफ्टर वैक्सिंग सोचते हैं जरा क्या होगा. आफ्टर वैक्सिंग अगर हम सोचें तो बताइएगा भाई कि हमने
एफ घटा और ये एफ घट के हो गया 252, तब भी तो डिफरेंस 4 ही आएगा। तो वैक्सिंग करी तो ये 252 तक चला गया। तो आफ्टर वैक्सिंग इसकी फ्रीक्वेंसी घट के क्या हो चुकी है 252 हर्ट्ज। तभी बताओ बार बार दोनों बार में बताइए बीट फ्रीक्वेंसी कितनी पाई गई 4 हर्ट्ज। तुरंत पकड़ लेंगे। राइट, क्वेश्चन लिखें टू प्लेन हार्मोनिक साउंड वेव are produced given as y1 equal to a cos 0.5 pi x minus 100 pi t, 0.5 pi x minus 100 pi t, and y2 equal to 0.46 pi x, sorry cos होगा ना, इसमें भी a cos 0.46 pi x minus 92 pi t। ठीक है, फुल स्टॉप वाला लगे। हाउ मैनी टाइम does an observer hear maximum intensity? How many time does an observer hear maximum intensity? Second part लिखें। सेकंड पार्ट frequency of resulting wave। तीसरा स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो बताओ भाई इसको कंपेयर करेंगे। तो ये देखो ω1 की जगह क्या लिखा है 100 पाई, क्यों? तो ये होता है 2 पाई एफ बराबर 100 पाई। f1 की वैल्यू 50 हर्ट्ज, f2 देखो 2 पाई ω2 की जगह कितना लिखा है 92 पाई। तो 2 पाई f2 की वैल्यू 92 पाई, पाई कटा f2 कितना आ गया 46 हर्ट्ज। तो एक सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी उसी का नाम बीट फ्रीक्वेंसी। तो हमें एफ बीट निकालना पहले पार्ट में, कितनी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी उसका नाम एफ बीट, और वो होगा f1 माइनस f2। कितना आ रहा आंसर 4 हर्ट्ज, या 4 बार बोल दो ऐसे कि 4 बार लाउडनेस सुनाई देगा। राइट, अच्छा दूसरा क्या पूछा है बोलिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टिंग वेव क्या होगा, जो प्रोग्रेसिव वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2/2। तो 50 और 46 का मीन 48 हर्ट्ज, क्यों? तीसरा क्या पूछा है स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा बोलो। क्या ये साउंड का प्रोग्रेसिव वेव है? वो भी साउंड का प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां क्या आएगा 100 अपॉन 0.5 कितना 200, चाहे वहां से कर लो 200। तो देखो 100 पाई अपॉन 0.5 1/2, आंसर 200 मीटर पर सेकेंड। वहां से वही आएगा, बोलिए। अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखें थ्री साउंड वेव of equal amplitude
three sound wave of equal amplitude have frequency nu minus 1 comma nu minus 1 comma nu and nu plus 1 and nu plus 1 and nu plus 1, ठीक है, and nu plus 1 full stop वाले लिखें, they superimpose to give beats, they superimpose to give beats, full stop के बाद the number of beats produced per second will be, number of beats produced per second will be, बताओ। हमारे पास तीन वेव थी जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू माइनस 1 न्यू एंड न्यू प्लस 1। हमें बताना है कि इनका जब सुपरपोजिशन हुआ तो किसी ऑब्जर्वर के कान में लाउडनेस कितनी बार ऑब्जर्व करी गई, राइट। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम इन दो का सुपरपोजिशन कंसीडर करते हैं। इनमें कितना डिफरेंस है, बोलो। 1 बीट होगा। 1 बीट का मतलब 1 सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी, एक बार। तो 1 सेकंड में एक बार हमने मान ली t बराबर 0 पे ही मान ले रहे, तो हम t बराबर 1 को फिर हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक। हम ये देखो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल दिखाया मैंने, तो हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी बार ऑब्जर्व की, एक बार। वो कब करी, t बराबर 0 पे। सुनना ध्यान से, अब हमने न्यू और न्यू प्लस 1 को लिया, इनका डिफरेंस कितना, तो एफ बीट कितना 1। तो इनके सुपरपोजिशन से भी हमको एक बार मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिली, टी बराबर 0, और फिर 1 सेकंड के अंदर कभी नहीं मिली, क्योंकि 1 सेकंड में एक बार लाउडनेस मिल रही है। अगली बार हमने इन दो को लिया, न्यू माइनस 1 एंड न्यू प्लस 1, बताओ इनमें कितना डिफरेंस, तो एफ बीट कितना। इसका मतलब इन दोनों के सुपरपोजिशन से हमें लाउडनेस 2 बार मिली 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में 2 बार लाउडनेस क्या 0.5 सेकंड के अंदर में मिली होगी। तो अगर हम एक बार टी बराबर 0 पे माने तो अगली बार 0.5 पे मानना पड़ेगा, 1 को छोड़ना पड़ेगा, या 0.5 पे मानो तो अगली बार 0.1 पे मानो, 0 को छोड़ो। तो अगर हम टी बराबर 0 पे मान लें तो अगला कब होगा, टी बराबर 0.5 पे, 1 को हमें छोड़ना पड़ेगा, यानी 1 सेकंड में ये 2 बार। तो बताओ तुम मुझे, तुम्हारे कान में 1 सेकंड में कितनी बार लाउडनेस पहुंचा। टी बराबर 0 वाला तो देखो तीनों में कॉमन है, और एक बार टी बराबर 0.5 कितनी बार, एक बार तो तुम्हारा ये है तीनों का सुपरपोजिशन से, 2 बार, एक मैक्सिमा ये, एक मैक्सिमा ये। बताइए, तो आंसर क्या होगा, 2 बार। तो एफ बीट हो जाएगा 2। 2 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी हमने सुनी, उनमें से भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम ये वाली होगी। जो 2 इंटेंसिटी हमें मिलेंगी वो बराबर इंटेंसिटी की नहीं होंगी। हमें लाउडनेस 2 बार सुनाई थी, लेकिन उनमें भी एक लाउड है, कौन, ये वाला, क्योंकि ये तीनों के सुपरपोजिशन से बना है। बोलो भाई, अगर आप समझ गए तो एक सवाल देखना जरा इधर। अगर हम आपसे कहें ये 3 वेव है, पहले समझ लो, मैं नोट करना, n प्लस 1 एंड n-2, ये n प्लस 1 एंड -2, बताओ इन दोनों के सुपरपोजिशन से कितना वेव, बीट फ्रीक्वेंसी 1। तो हमने मान लो ये t बराबर 0 पर लाउडनेस सुना, ये t बराबर 1, 1 सेकंड में एक बार। अब आओ n प्लस 1 एंड n प्लस n-2 कितनी बार, तो एफ बीट 3, 3 बार लाउडनेस 1 सेकंड में। तो बताओ ये t बराबर 1 है, तो 3 बार कब कब, t बराबर 0, अगली बार t बराबर 0.33 सेकंड, अगली बार t बराबर 0.66 सेकंड, 1/3 2/3 सेकंड। अब आ जाओ जरा n और n-2,
कितना डिफरेंस, FB2 2 बार, 2 बार का मतलब एक बार T बराबर 0 पर और एक बार 0.5। क्या सुनना आप ध्यान से, 2 बार। मैं तुमसे कहूं टोटल हीट्स कितने हैं, तो देखो ये वाला तो तीनों में कॉमन, बताओ ये वाला कॉमन नहीं हुआ और ये दो भी किसी के साथ कॉमन नहीं हुए, तो टोटल बीट्स ये एक में काउंट होगा, 2 3 4, 4 टाइम्स मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसका आंसर होगा एफ बीट इक्वल टू 4। तो वो पर्सन कितनी बार लाउडनेस सुनाई देगा उसको, 4 बार। उन 4 में भी एक सबसे लाउड होगा ये वाला, क्योंकि ये तीनों के सुपरपोजिशन से बन रहा है। क्लियर है? तो इसे नोट करिए और हेड डालेंगे डॉपलर्स इफेक्ट। तो कल की क्लास आखिरी क्लास होगी वेब में जिसमें हम डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ाएंगे।